अस्सलामुअलैकुम। स्पोर्ट्स फ्लोर में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूं मुबश्शिर हाशमी और आजकल हर जगह एक ही बात हो रही है, चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियों की बात हो रही है। चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड का ऐलान कल शाम 6:30 बजे किया गया है। उस पर हर कोई सोशल मीडिया पर अपनी अपनी आरा का इजहार कर रहा है। हम अपने क्रिकेट एक्सपर्ट्स से भी बात कर रहे हैं। आज स्पेशली इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सिकंदर बख्त, फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर, राशिद लतीफ़ टेस्ट क्रिकेटर, अहमद शहजाद टेस्ट क्रिकेटर। आप तीनों के वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। आप तीनों से हम बात करेंगे चैंपियंस ट्रॉफी का जो स्क्वाड ऐलान किया गया है और ट्राई सीरीज़ का भी यही स्क्वाड होगा, तो कैसे देख रहे हैं आप लोग? सबसे पहले तो पाकिस्तान का जो स्क्वाड है वो एक बार फिर हम बता दें और स्क्रीन पर भी उनको दिखा दें। कप्तान होंगे जी मोहम्मद रिजवान, और फिर फ़खर जमान, तैयब ताहिर, सलमान अली आगा। नायब कप्तान होंगे खुशदिल शाह, हारिस रऊफ़, नसीम शाह, बाबर आजम, सऊद शकील, उस्मान खान, फ़हीम अशरफ, कामरान गुलाम, शाहीन शाह अफरीदी, मोहम्मद हसनैन और अबरार अहमद होंगे टीम पाकिस्तान का हिस्सा, जो कि रिप्रेजेंट करेंगे हमें चैंपियंस ट्रॉफी में और ट्राई सीरीज़ में। राशिद भाई, आपसे आगाज़ करेंगे डिस्कशन का। स्क्वाड पे हमने कल भी बात की, आज मैं चाहूँगा ज़रा मज़ीद तफसील से बात कर सकें। किन नामों की शमूलियत ने आपको हैरान किया है? नहीं, उसमें तो आते हैं भी, लेकिन हमारी जो सिलेक्शन होती है कभी जज्बाती होती है और कभी हम खड़े हो जाते हैं कि हम अपने माशरे को, अपनी टीम को ठीक करेंगे, सबको निकाल देते हैं और उसके बाद हम बेड़ा उठाते हैं कि हम ऑस्ट्रेलिया टीम भेजेंगे, यंग प्लेयर्स के साथ भेजेंगे, और जो जिम्बाब्वे और साउथ अफ्रीका से होती हुई पाकिस्तान वापस आएगी और नए प्लेयर्स को ट्राई किया, और जिसमें से शायद एक ही दो को सिलेक्ट किया आपने और बाकी सबको आपने ड्रॉप कर दिया और नए प्लेयर्स को लेके आ गए जो आपके प्लान का हिस्सा नहीं थे। या तो आपने जो सोचा था यार हम इस तरह से क्रिकेट खेलेंगे, अब हम नहीं सुनेंगे किसी की भी, तो जब आप सिलेक्शन पे आए तो उन प्लेयर्स को लेके आए जो कि काफ़ी वक्त से पाकिस्तान क्रिकेट के T20 ज़रूर खेले, ओडीआई का हिस्सा इतने ज़्यादा नहीं थे, और उनको अपने मौके देना शुरू कर रहे हैं। अब या तो उस वक्त गलत है या आप सही होना चाहते हैं, तो ये कंफ्यूज हो गए हम लोग खुद। और जो प्लेयर्स आपने, दो प्लेयर्स जो सिलेक्ट नहीं हुए उनकी बात करूंगा, न्याजी की, इरफान जो कि अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, प्रोस्पेक्ट लग रहे थे पाकिस्तान का। सुफियान मुकीम, वो ऐसे प्लेयर थे जो कि होना चाहिए था मेरी नज़र में, क्योंकि आपको ज़रूरत पड़ेगी एक स्पेशलिस्ट स्पिनर की ज़रूरत होगी। तो कुछ आपने कुछ ऐसे स्टेप उठाए जो कि शायद इस टीम के लिए बेहतर नहीं। एक और बात कहता चलूँ, कभी कभार टीम ऐसी होती है कि 15 की आपको पसंद नहीं आती, वो मेरी अपनी लाइकिंग डिसलाइकिंग हो सकती है, लेकिन अच्छे कप्तान 15 में से 11 अपने प्लेयर निकाल देते हैं। जिस तरह 1992 में खान साहब ने, इमरान खान साहब ने टीम बनाई जिसमें आपके पास पूरी बॉलिंग ही नहीं थी, 3.5-4 बॉलर थे और वर्ल्ड कप जीत गए। उसके बाद हम आते हैं 2009 में, यूनुस खान के पास टीम आई जिसमें यंगस्टर भी थे, शायद अहमद शहजाद भी उसका हिस्सा थे, फवाद आलम को ले लिया था, शाहजेब को ले लिया था, आमिर थे, और ये सब नए थे, उस वक्त नाम नहीं थे इन लोगों के, तो वो भी हम जीत गए, सीनियर प्लेयर को बिठा दिया था। तो ऐसा नहीं है कि खराब टीम हो या जो लाइकिंग डिसलाइकिंग में ना हो वो जीत नहीं सकती, जीत सकती है, लेकिन रिजवान की मेहनत ज्यादा बढ़ जाएगी क्योंकि एक स्पेशलिस्ट स्पिनर के साथ जाएंगे तो पार्ट टाइम से बॉलिंग करानी पड़ेगी 11 से 40 ओवर के अंदर। वो हमारा रिकॉर्ड जो है वो बहुत अच्छा नहीं है आईसीसी के इवेंट में, वहां पे तवज्जो देने की जरूरत है। तो बाकी हमारे पैनलिस्ट हैं, वो भी अपनी जो आरा से लोगों को मुस्तफीद करेंगे। मेरी ये तेक थी कि सुफियान मुकीम ऐसा प्लेयर था जो कि पाकिस्तान टीम में होना चाहिए था। दूसरा, इरफान न्याजी, वो भी टीम का हिस्सा बन सकते थे। अहमद, आपको क्या लगता है, एक तो ओवरऑल चैंपियंस ट्रॉफी का ये जो स्क्वाड ऐलान किया गया है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? फिर आगे बात करते हैं। देखिए, स्क्वाड, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब जो भी स्क्वाड है, डेफिनेटली हमारी सारी सपोर्ट पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ होनी चाहिए। आईसीसी का इवेंट है और वो रहेगी भी। लेकिन जहां तक ये स्क्वाड की बात हो रही है, देखिए लास्ट टाइम भी हम ये बार बार कहते हैं टॉप टू बॉटम के हम सीख रहे हैं, अपनी गलतियों से सीख रहे हैं, लेकिन हमें वो जब इन लोगों की चीजें होती है वो नजर आती नहीं है। अभी जिस तरह इतने बड़े इवेंट के लिए इन्होंने टीम अनाउंस की है, आप यकीन जाने कि एक बेसिक चीज होती है ओपनिंग स्लॉट। आपके पास जो है ना ओपनिंग स्लॉट अभी तक ओडीआई के अंदर जो है ना ये कंफर्म नहीं है कि आपके 2 ओपनर्स कौन से होंगे, तीसरा तो छोड़ें आप। मतलब कि ये T20 थोड़ी है कि आप जो है ना आपका सिलेक्टर आके बोल रहे हैं। मतलब कल एक वीडियो आई है जिसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सिलेक्टर आके बोल रहे हैं कि जिसके खिलाफ मैच होगा हम कंडीशंस देखेंगे पिच कैसा है, उसके बाद सिलेक्शन कमेटी डिसाइड करेगी कि किसने ओपन करनी है और किसने नहीं करनी। आई मीन ये इट्स अ वन ऑफ अ काइंड।
मैंने इस तरह का बयान कभी जिंदगी में नहीं सुना है। फिर आप किसको बेसिकली सोच रहे हैं कि तोड़ फकर के साथ किसको ओपन करानी है? अगर आप बाबर आजम का सोच रहे हैं या सऊद शकील का सोच रहे हैं, तो ये कैसे हो सकता है कि इतने बड़े इवेंट के लिए आपके पास श्योरिटी नहीं है? इसका मतलब है कि आप अपनी प्रेपरेशन में फेल हुए हैं बुरी तरीके से। पिछले 5-6 महीने से जब आप लोग यंगस्टर्स को लेके जा रहे थे या आप लोग ये कह रहे थे कि हाँ हम अपनी टीम बना रहे हैं, इसका मतलब है कि आपने कुछ नहीं किया। और इसमें सब लोग शामिल हैं, चाहे वो सिलेक्शन कमेटी है, चाहे वो कोचिंग स्टाफ है, चाहे वो कैप्टन है। ऑब्वियसली ये सबकी ही प्लानिंग है ना, कोई बाहर से तो प्लानिंग नहीं आके कर रहा। और उनकी प्लानिंग ये बताती है कि वो आउट ऑफ नोवेयर फहीम अशरफ को जो है ना लेके आए हैं। बेशक वो परफॉर्मेंस कर दें, अल्लाह करे वो इंशाल्लाह परफॉर्मेंस करें, लेकिन हर एक डिसीजन का जो है ना एक लॉजिक होता है। और लॉजिक वो होता है कि जो आप ओपन डिबेट में उसको जस्टिफाई कर सकें। आप इनमें से किसी को भी, मेरे साथ मैं आज यहाँ पे बोल रहा हूँ आपके शो पे, आप इनको पब्लिक फोरम पे बिठा दीजिए और इसमें से 3 से 4 सिलेक्शंस पे मुझसे गुफ्तगू कर लीजिए, डिबेट कर लीजिए और जस्टिफाई कर लीजिए। ठीक है सिकू भाई, आपको क्या लगता है? एक तो जो अहमद भी बात कर रहे हैं, जो सिलेक्टर्स का भी बयान सामने आया है कि ओपनर्स ही हमें फाइनल नहीं हो सके और होम ग्राउंड देखेंगे, होम ग्राउंड पे देखेंगे कंडीशन क्या होगी। ये होम ग्राउंड के होते हुए भी ये सब चीज़ें देखनी है और हमें क्लैरिटी क्यों नहीं है? आपको क्या लगता है? नहीं देखो, ओपनर का तो मसला आसानी से हल हो जाएगा, बाबर कर लेंगे, बाबर वनडे में भी करते हैं, उसका कोई नहीं है। इमाम के लिए मैं ये ज़रूर कहूँगा कि इमाम साहब नीयत का जो कहते हैं ना, आपके चाचा ने बड़ी कोशिश करके आपको लेकर आ गए थे, उस वक्त के जो ओपनर थे उनको निकाला, आपको लेकर आए। अब आपने परफॉर्मेंस की हुई थी, मैं आपको सपोर्ट कर रहा था कि आपका नाम होना चाहिए, आप नहीं थे। ओपनर का तो मसला यहाँ पे हल हो जाएगा, बाबर कर लेगा, नीचे साउथ शकील जो है मिडल ऑर्डर को देख लेगा। आपके पास इस खित्ते में जब आप क्रिकेट खेलते हैं, आप 2 स्पिनर्स के बगैर नहीं खेल सकते। आप अब देख लीजिएगा दूसरी टीमों को जब वो आएंगे उनके पास कितने तगड़े स्पिनर्स होंगे। आपने क्या किया है, उस सलमान अली आगा को रखा है जिसने, जहाँ पे इतना बड़ा बड़ा स्पिन हो रहा था, कप्तान ने उसको 2 ओवर दिए थे। 2 टेस्ट मैच में 2 ओवर, इंतहा की नालायकी थी वो। फिर आप आ जाएँ कि और कौन, खुशदिल शाह। मैंने तो पहले भी कहा है 2 दफ़ा, अब मैं दोबारा, मोहसिन नकवी साहब मैं आपको एक मशवरा देता हूँ, उससे आप यकीन करें तकरीबन 1 अरब रुपया आपका बच जाएगा। आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट को बंद कर दें, आप लड़कों को भेजा करें लीग्स खेलने के लिए, वहाँ पर जो लड़के परफॉर्मेंस दें आप उनको खिलाया करें। यकीन करें आपके बहुत पैसे बचेंगे, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के भी, पाकिस्तान के भी। इसलिए कि इतने नालायक सेलेक्टर मैंने नहीं देखे। हाँ, मैं नाम लूँगा, अजहर अली, असद शफीक और अलीम दार। डेटा वाले को तो मैं बात ही नहीं करना चाहता, ना मैं नाम लेना चाहता हूँ, वो कहीं से सिफारिश से आ गया है। ये 3 लोग ऐसे हैं जो क्रिकेट में इन्वॉल्व थे और आपको यही नहीं पता कि इन पिचेस के ऊपर 2 स्पिनर चाहिए। आप खुशदिलदार जैसे बॉलर को खिलाएंगे, 10 ओवर कराएंगे, जो कि एक पार्ट टाइम है, सलमान से पार्ट टाइम कराएंगे। आपके पास ऑलराउंडर कौन है? खुद अगर वही मैं बात कर रहा हूँ, उसने बांग्लादेश में छक्के मार लिए तो इसका मतलब है कि वो टीम में आ गया। वो हज़ारों लड़के जो डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे हैं वो किधर जाएंगे? उनको हम क्या कहेंगे, उनको क्या करें? मुझे 2 लोगों ने मैसेज किए कि सर कहे हमें सिफारिश ढूंढनी पड़ेगी टीम में आने के लिए। मैं उनके नाम नहीं लेता उन लड़कों के। मैंने कहा बेटा कुछ ना बोलना, कोई इंटरव्यू भी बुलाए तो ना इंटरव्यू देना, वरना हमेशा के लिए तुम ख़त्म हो जाओगे। खामोश रहो, मैं आपका नाम नहीं लूँगा, बस मैं आपकी शिकायत पहुँचा दूँगा। तो हर बच्चा ये शिकायत कर रहा है जो डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहा है कि उस्मान खान कहाँ से आ गया, आपका फ़हीम साहब कहाँ से कूद पड़े, खुशदिल शाह कहाँ से कूद पड़े, ये लोग कौन थे? ये बड़ा जेन्युइन सवाल है राशिद भाई। जो भाई मैं जी अहमद बताइए। एक बात बोलना चाहता हूँ, सॉरी जी। ये सिक्कू भाई कह रहे हैं कि ओपनिंग का तो कोई मसला नहीं है, वो बाबर करेगा, वो खत्म हो जाएगा। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि बाबर ने अभी तक ओपन की है ओडीआई के अंदर? क्योंकि जहां तक मेरी नॉलेज में चीजें हैं कि आप अपनी जब आईसीसी के इवेंट्स के लिए टीमें तैयार करते हैं, आप लोगों को प्रिपेयर कर देते हैं, अपने प्लेयर्स को मेंटली प्रिपेयर करते हैं और उनको इनफ प्रैक्टिस देते हैं किसी भी इवेंट के अंदर उनको कहीं पे फेंकने से पहले। तो आपकी जो बैकबोन है टीम की, बाबर आजम जिनके ओडीआई के अंदर जबरदस्त रिकॉर्ड है नंबर 3 पे, और पाकिस्तान को कैरी किया उन्होंने थ्रूआउट इतने अरसे में। ठीक है, वनडे क्रिकेट कम हुई है और दूसरे फॉर्मेट्स के अंदर उनकी फॉर्म नीचे है, लेकिन ओडीआई क्रिकेट के अंदर आप बाबर को नंबर 3 से छेड़ने की सलाहियत रखते हैं। और खुदा न खास्ता अगर बाबर आजम ओपन जाके फेल हो गए तो जिम्मेदारी बाबर आजम लेंगे या सिलेक्शन कमेटी लेगी? तो ये चीजों का पहले ही डिसाइड और क्लियर कर दें अवाम को कि ये करने क्या जा रहे हैं और जिम्मेदार कौन होगा अगर इनका एक्सपेरिमेंट काम ना किया तो। देखो, अगर बाबर वैसे भी फेल हो रहा था, उसने काफी अरसे से रन इतने मजेदार नहीं किए,
अब वो तो वहाँ पर भी फेल हो रहा है। तो जिस तरह सचिन तेंदुलकर ने अपने आप को ओपन स्लॉट पे ले आया, वो सबसे सपोज टू बी द बेस्ट प्लेयर हमारा बाबर आजम, वो ज़्यादा से ज़्यादा गेंदें खेलने, शायद वो परफॉर्म कर दे। हम कहते हैं आप खड़े रहें विकेट के ऊपर, खेलते रहें, लेकिन लॉजिक है। सिक्कू भाई यहाँ पर राशिद भाई आपसे एक चीज़ आखिरी, मैं इनकी ये बात पे टोटली एग्री करता हूँ कि एक रेगुलर ओपनर होना चाहिए, मैं ये इस पे तो एग्री करता हूँ। राशिद भाई ये जो नाम लिया है इन्होंने, अजहर अली का नाम लिया है, असद शफीक का नाम लिया है, सॉरी जी अहमद भाई, बाबर तो फेल हो रहे हैं ना, बाबर T20 के अंदर और टेस्ट के अंदर फेल हुए हैं, लेकिन ओडीआई के अंदर जो बाबर आजम की परफॉर्मेंसेस हैं वो पाकिस्तान से बहुत कम प्लेयर्स ने दी हुई हैं। वी गॉट टू अंडरस्टैंड दैट एंड रिस्पेक्ट दैट फैक्टर। अगर किसी भी चीज में मुझे लगता है अगर कोई भी फॉर्मेट वो ऑन करते हैं जिसमें उनकी टेक्निकली, मेंटली और जो फॉर्मेट उन्हें सूट करता है, वो बाबर आजम को ओडीआई फॉर्मेट करते हैं और आप एक्सपेक्ट करते हैं कि बाबर आजम जो है नंबर 3 पे पाकिस्तान को इंशाल्लाह गेम में जितवाएंगे। लेकिन अगर आप उनको नंबर उनका लेके उनको ओपन करा देते हैं जहां 2 नए बॉल लगे होंगे और उनपे एक एक्स्ट्रा प्रेशर डाल देते हैं, फिर आप उनसे आई एम श्योर कि बाबर खुद समझदार है या सिलेक्शन कमेटी जो कुछ भी कर रही होगी बहुत सोच समझ के करेगी, बिकॉज बाबर आजम को अच्छे से बेस्ट सिचुएशन देना, मेंटली सबसे ज्यादा बेहतर रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वो इस फॉर्मेट को ऑन करते हैं। राशिद भाई, एक तो जो अहमद भी बात कर रहे हैं, जो सिक्कू भाई ने भी बात की है, क्या ये जो सिलेक्शन हुई है, जो 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान किया गया है, आपको लगता है कि इस पर मजीद नजरसानी होनी चाहिए थी? जिस तरह जिक्र भी हो रहा है कि एकदम से खुशदिल शाह का नाम सामने आ गया, बीपीएल में उन्होंने परफॉर्म कर दिया, बहुत से लोगों को उस्मान खान के नाम पर है, तैयब ताहिर की रिसेंट पास्ट में कोई परफॉर्मेंस उस तरह नहीं है जिस तरह तैयब ताहिर ने आखिरी 9 ओडीआईज में 3 मैचेस खेले हैं, जिम्बाब्वे के खिलाफ 2 मैचेस खेले हैं और 29 रन बनाए, साउथ अफ्रीका के खिलाफ 1 मैच खेला है, सिर्फ 28 रन बनाए। और अगर मोहम्मद हसनैन की बात की जाए, उनके आखिरी 9 ओडीआईज जो उन्होंने खेले हैं, 5 मैचेस में 3 मैचेस उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले हैं, 102 रन देकर 3 खिलाड़ियों को आउट किया, जिम्बाब्वे के खिलाफ 43 रन देकर 1 विकेट ली, साउथ अफ्रीका के खिलाफ 41 रन देकर 1 विकेट ली। तो क्या ये रिव्यू हो सकते हैं, ये नाम हो सकते थे, हसनैन का आना, तैयब ताहिर का आना, फहीम अशरफ की रिसेंट पास्ट में कोई परफॉर्मेंसेस? वही मैंने जो शुरू में यही कहा था कि जब आप तैयारी करते हैं चैंपियंस ट्रॉफी की तो टीम आपकी काफी अरसे पहले बन चुकी होती है। रिसेंटली आपको टेस्ट मैच देख रहे होंगे श्रीलंका का ऑस्ट्रेलिया के साथ, उन्होंने बड़ी चेंज की है कि इंग्लिश को उन्होंने खिलाया नंबर 5 पे। क्यों? क्योंकि वो चैंपियंस ट्रॉफी खेलेगा, इस वजह से उसने खिलाया। उसने डेब्यू में 100 किया, 100 कुछ बॉल के ऊपर सेंचुरी की। उसको कोशिश कर रहे हैं कि वो चैंपियंस ट्रॉफी से पहले तैयार हो जाए, क्योंकि ट्रेविस हेड शायद ओपन करे। तो टेस्ट मैच में उन्होंने कंडीशन के लिहाज से उनको ओपन कराया, उन्होंने 57-58 रन किए। तो क्या है, ये ऑलरेडी खेल रहे थे, दोनों ने वर्ल्ड कप खेले हुए हैं, लेकिन यहाँ पे आके नंबर चेंज होने हैं क्योंकि इंग्लिश को खिलाना है, इनको प्लेइंग 11 में आएंगे वो। तो हमने जो टीम भेजी, मेरा सवाल शुरू से यही है, जो हमने तैयारी कर रहे थे हम चैंपियंस ट्रॉफी की, हमने ऑस्ट्रेलिया से लेके साउथ अफ्रीका तक भेज दिए, उसके बाद क्या कमी हो गई कि हमारे वो प्लेयर्स ड्रॉप हो गए? अगर ले लेते, चले तैयब ताहिर को लिया, मानते कि वो ट्रैवल करता हुआ आ रहा था, ठीक है, मान लेते हैं। उस्मान के ऊपर क्वेश्चन ये है कि आपने ओडीआई नहीं खिलाया, उनको T20 के लिए आपने सेलेक्ट किया हुआ था, जो कि वेस्ट इंडीज जाना था और अमेरिका से हम वापस आ गए थे इन गलतियों की वजह से। उस टीम को भी अगर हम उठा के देखें, मोहम्मद आमिर और इमाद का सिलेक्शन हुआ था जो कि आउटसाइड से आए थे, वो रिटायरमेंट के बाद उन्होंने रिटायरमेंट वापस दी थी और आ गए। उसका भी सवाल दोबारा किसी ने पूछा नहीं कि हुआ क्या, वो डिजास्टर क्यों हो गया। वही लोग पीछे से आके भाग दौड़ संभाले में पाकिस्तान क्रिकेट के एज ए सिलेक्टर ना हो, लेकिन कुछ ना कुछ उनके पास जिम्मेदारी जरूर है। अब बड़ा इवेंट जब होता है आईसीसी का, तो फिर ग्राहम बेल काम आता है, उसका मतलब है टेलीफोन काम आता है। सिलेक्शन कमेटी में क्रिटिसाइज नहीं करूंगा किसी भी सिलेक्टर को, वो इतने मजबूत नहीं है कि वो किसी का फोन को डिनाई कर सकें या ऊपर से प्रेशर आए उसको वो मना कर सकें। साफ नजर आ रहा है कि पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट हुई है इन सिलेक्शन के अंदर, ऊपर से कोई भी हो सकता है। सिलेक्शन कमेटी जिनको हम जानते हैं, अजहर अली को जानते हैं या असद शफीक को जानते हैं, इनको अलग से बात करेंगे, वो बता देंगे आपको, चाहे कोई भी हो। तो ये जो सिलेक्शन है, 3-4 सिलेक्शन आपकी टेलीफोन के ऊपर हुई है। देखो भाई, आपको भी यही लगता है? देखो, जो टेलीफोन है वो ना असद शफीक को गया होगा, ना ही अजहर अली, वो उनकी कोई वैल्यू नहीं है। मैं आज मुंह पे कह रहा हूँ, ना अलीमदार की, ये बड़ों को गया होगा। बड़ों ने उनको कहा होगा कि करो, ऊपर से नहीं। मैं तो सेलेक्टर रह चुका हूँ ना 3 महीने के लिए, मुझे पता है कि ऊपर से कैसे फोन आता है। फायदा किसका है फिर?
पाकिस्तान का नुकसान है सर। मैं इसलिए तो कह रहा हूँ कि आप बंद कर देंगे डोमेस्टिक क्रिकेट। ऐसे इस तरह के अगर फ़ोन पर ही आपने सिलेक्शन करनी है, जो बच्चे मुझसे शिकायत कर रहे हैं, मैं नाम नहीं ले सकता उन बच्चों का, उनका तो अभी बहुत फ्यूचर है, वो सही शिकायत कर रहे हैं कि किधर है। और आप यकीन करें इसी प्लेटफॉर्म पे 3 साल से मैं चीखें मार रहा हूँ कि सरफराज को क्यों बाहर बिठाया हुआ है, भेजो उसको घर, नए बच्चे को लाओ ताकि कोई विकेट कीपर बने। आज आप विकेट कीपर को ढूंढ रहे हैं, उस्मान जैसे बंदे को आपने, जो कि सिर्फ T20 खेला हुआ, इसकी कोई परफॉर्मेंस भी नहीं है। पाकिस्तान में भी ज्यादा नहीं खेले हुए उस्मान खान पर हम मजीद भी बात करेंगे। अभी एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद दोबारा वापस आते हैं और डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे और हम बात करें चैंपियंस ट्रॉफी का जो स्क्वाड का ऐलान किया गया है पाकिस्तानी टीम का, और हम दुआ ये करते हैं कि कप्तान मोहम्मद रिजवान की क़यादत में यही टीम ट्राई सीरीज़ भी जीते, चैंपियंस ट्रॉफी भी जीते। लेकिन इस पर क्रिटिकली एनालिसिस भी जारी है। सिकंदर बख्त हमारे साथ मौजूद हैं, राशिद भाई हमारे साथ मौजूद हैं, अहमद शहजाद भी हमारे साथ मौजूद हैं। सिकू भाई, ब्रेक से पहले एक तो हमारी डिस्कशन भी चल रही थी और राशिद भाई ने जब टीम के बारे में बात की तो उन्होंने कहा इरफान नियाजी का नाम हो सकता था, सुफियान मुकीम का नाम इस स्क्वाड में हो सकता था, जो कि नहीं हुआ। आपके ख्याल में एक आइडियल कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है? देखो, इरफान के लिए तो मैं पिछले कोई 4-5 महीनों से ये बात कर रहा था। जब वो सेलेक्ट हुआ, खेलने गया, मैं उसी वक्त कह रहा था कि यार रिजवान साहब, बहुत माजरत के साथ, आप बहुत बड़े प्लेयर हैं यार, अपनी जगह बच्चे को दो, देखो तो वो खेलता भी है नहीं खेलता। किसी ने उनको ऊपर खेलने की कोशिश ही नहीं की कि जगह दे दें। ये ताहिर तैयब का यही हशर होगा, आप देख लीजिएगा। मैं आपको टीम मेरे हिसाब से जो बन रही है ना इस वक्त, फ़ख्र है बाबर ओपन करेंगे, या बाबर नहीं करेंगे तो साउथ करेंगे, साउथ नहीं करेंगे तो कामरान करेंगे, ये तो ओपनर्स हो गए। अब आ जाए, सपोज करें साउथ ओपन करें, बाबर 1 डाउन आ जाएंगे, कामरान रिजवान 5वें होंगे, 6 पे सलमान अली आगा होंगे, कंफर्म है वो। अब कुछ दिल को लेकर आए बांग्लादेश की परफॉर्मेंस पे, तो फिर उसको T20 की परफॉर्मेंस, हाँ, बांग्लादेश में T20 में छक्के मारे थे तो बस उसके ऊपर लेके आ गए, तो वो 6-7 पे होंगे। फिर फ़हीम अशरफ को जो इतना बड़ा हाथ मिलाया था, बड़े ज़बरदस्त किस्म के ऑलराउंडर हैं, उनको लेकर आएंगे आप 8 पे। अब ये सारे आ गए। अब बॉलर्स की बारी है। इब्रार, आपके पास 2 फास्ट बॉलर्स की गुंजाइश रहती है। मेरे हिसाब से हारिस को होना चाहिए, हालांकि आखिरी दिनों में उन्होंने परफॉर्मेंस नहीं दी है और जिम्बाब्वे के खिलाफ एक भी आउट नहीं किया, मगर फिर भी चलें, हारिस को रखेंगे, शाहीन को या नसीम को। भाई ये लड़के हैं और इसके अलावा आपके पास कोई चॉइस नहीं। इनसे भी पूछ लें। अहमद भाई, आपको क्या लगता है आइडियल कॉम्बो क्या हो सकता था? और आप इससे ये भी मैं जानना चाहता हूं, हो सकता नहीं, इस टीम में क्या होगा। सही, और ये भी सवाल, और जब आप 2017 की विनिंग चैंपियंस ट्रॉफी टीम का हिस्सा थे तो उसमें भी, अब अगर पॉजिटिव साइड पर हम बात करें तो उसमें भी यंगस्टर्स थे, अननोन नाम थे, लेकिन वो परफॉर्म कर गए और हम जीत गए। इसमें भी ये एक्सपेक्ट किया जाए इंशाल्लाह? देखिए कि बड़ा फर्क है। एक होता है कि आउट ऑफ ब्लू मून आप एक डिसीजन ले लें, मैं घर बैठा हूँ, मेरी तैयारी जो है ना BPL की है, T20 की तैयारी है और मैं वहां पे खेल रहा हूँ, और उसके बाद मुझे ICC के इवेंट के लिए जो कि ODI है मुझे बुला लिया जाए, तो मेरे लिए तो ये तो आसमान एक तरफ, जिस तरह दिन में एकदम रात हो जाना उसी तरह है। और फिर फिटनेस लेवल, जो लड़के आपके प्लान्स के अंदर नहीं है, उनको जो आप 4-6 लड़कों को लेके आए हैं, क्या ODI की फिटनेस लेवल है उनकी? आपको पता है ना कि कितनी फिटनेस लेवल रिक्वायर्ड होती है आजकल मॉडर्न डे क्रिकेट के अंदर, और आपको पीछे बैक के अंदर कॉन्फिडेंस लगा होना चाहिए। तो वो जो कंपैरिजन आप कर रहे हैं ना 2017 का, उसमें क्लैरिटी बहुत ज्यादा थी प्लेयर्स के पास, यंगस्टर्स थे, लेकिन वो खेलते आ रहे थे। अगर आप इसमें बात करेंगे तो इस टीम के अंदर जो है 4 से 5 प्लेयर इस तरह के इन्होंने रखे हैं कि जिनको कोई आइडिया ही नहीं था, और एक सडनली जो है T20 के टूर्नामेंट के अंदर उसके बाद इनको कॉल आ गई और उनको बुला लिया गया। तो ये 2 डिफरेंट चीजें हैं। सही। और राशिद भाई, एक तो ये बात, और सरफराज अहमद तब थे कप्तान 2017 में, और एक यंग टीम थी, यंग टैलेंट था, जीते और बड़ा ज़बरदस्त जीते। अब उस वक्त भी विकेट कीपर कप्तान थे, आज भी विकेट कीपर कप्तान होंगे मोहम्मद रिजवान की सूरत में। तो इनकी अगर कप्तानी में का कंपैरिजन भी साथ साथ कर दें, आपको क्या लगता है रिजवान उस तरह से एक तो अपनी परफॉर्मेंस और एक टीम को लेकर चलना और जीत के दहाने पर ले जा सकेंगे? सरफराज बड़े एक्सपीरियंस कैप्टन रहे हैं। वो कराची से लेके अंडर-19 से लेके डिपार्टमेंट हर जगह वो कप्तानी करते हुए आए, और उनको जो टीम मिली थी वो सारे परफॉर्मर थे, यंगस्टर थे। अगर शादाब को लेते हैं, रोमान रईस को ले लेते हैं, हसन अली को लेते हैं, बहुत सारे प्लेयर्स आए, अहमद शहजाद भी थे वहाँ पे, फिर फखर पहली दफा वहाँ पे नजर आए होंगे आपको। तो उसमें झोल होता है टीम में,
लेकिन जहाँ पे आपको रिक्वायरमेंट थी प्लेयर्स की वो मिले आपको। स्पिनर में शादाब आ गए थे आपके पास, हफीज थे वहाँ पे, अजहर अली थे, तो आपके पास सीनियर और जूनियर का अच्छा कॉम्बिनेशन बना हुआ था जैसे 2009 में। यहाँ पे थोड़ा सा हमें रिक्वायरमेंट जहाँ पे जरूरत है प्लेयर्स की वहाँ पे मौजूद नहीं है। ओपनिंग की बात की, अहमद ने भी बात की, सिकू भाई ने भी बात की, बिल्कुल हमें मिस करेंगे, लेकिन कभी कभार होता है कि कभी आप चेंज करते हो तो फायदा आपको टीम में हो जाता है। हो सकता है बाबर आजम सक्सेसफुल ओपनर बने फखर के साथ, ये हमारी दुआएं हैं। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं नंबर 3 पे अगर आते हैं, कामरान गुलाम नंबर 3 पे आते हुए नजर आ रहे हैं, नंबर 4 पे रिजवान ही बैटिंग करेंगे, नंबर 5 पे सऊद शकील को लेके आएंगे, नंबर 6 पे ये लेके आएंगे सलमान अली आगा को, और 7 पे खुशदिल शाह को। उसके बाद 3 पेसर हैं हमारे पास, जिसमें नसीम हो गए, उसमें शाहीन हो गए, उसमें हारिस हो गए, और फिर आपके पास एक स्पिनर है जो कि अबरार की शक्ल में है। तो 2 पार्ट टाइम बॉलर आपके पास हो गए। ये प्लेइंग 11 अच्छी बनती हुई नजर आ रही है, लेकिन उसके बाद मैं बाहर नहीं जाऊंगा। उसके बाद थोड़ा सा ना मुझे एलर्जी हो जाती है, करंट लगेगा, तो वहां पे हमें मुश्किल हो सकती है। मतलब क्योंकि आपको 11 की टीम अच्छी बनानी है। 11 की टीम अगर आपकी अच्छी बन गई तो पूरा टूर्नामेंट क्या, आपका 19 और 23 का मैच है, 2 मैचेस के लिए आप जाएंगे, हार या पार है। अगर 2 में आप जीत गए तो निकलेंगे 2 में, वरना 23 को हमारा टूर्नामेंट खत्म हो जाएगा, तो वो बहुत बुरा होगा हमारे क्रिकेट के लिए। इसीलिए हम कोशिश यही करेंगे, हम सपोर्ट करें पाकिस्तान टीम को। और राशिद भाई इस पर भी थोड़ा सा, इसीलिए हम 11 बना के दे रहे हैं अभी से आपको। बिल्कुल। और होम ग्राउंड का भी आपको लगता है? 11 से तो ये लग रहा है, इस 11 से ये लग रहा है कि आप ये कह रहे हैं कि जो आपके 10 ओवर हैं वो सलमान अली आगा और खुशदिल शाह में बटेंगे, राइट? बिल्कुल। ये एक चीज भैया, इस पर सवाल नहीं, इस पर तो खामोशी बनती है कि हाशमी एक बात बोलना चाह रहा हूँ। देखें, अगर आप गौर से, मतलब आप लोग एक मिनट राशिद भाई कंक्लूड करते हैं, फिर जी राशिद भाई। इसमें कभी कभार ऐसा होता है, अच्छा कप्तान जो होता है, सरफराज की बात की थी, इसको कंटिन्यू करते हैं। अच्छा कप्तान होता है ना, वो विकेट गिरने पे अपने 5वें और 6ठे बॉलर को लेके आता है, जो कि हमें पास में नजर नहीं आया। यहाँ पे अगर आपकी विकेट गिरती है, हमने हंसो कॉलोनिया को देखा, हमने जावेद मियांदाद को देखा, हमने रिकी पॉन्टिंग को अपने यूटिलाइज करते हैं, सरफराज को भी देखा, धोनी को अपना 5वां 6ठा बॉलर बड़ा अच्छा यूज करते हैं। यहाँ पे ये देखना कि रिजवान अपने बॉलिंग को कैसे यूज करते हैं। लेकिन जो अहमद के खदशात हैं दुरुस्त हैं, हमने पिटते हुए देखा शादाब को, उसामा को वर्ल्ड कप में, बल्कि फास्ट बॉलर को भी, क्योंकि फ्लैट पिचेज होंगी यहाँ पे हमें 5वें 6ठे बॉलर का, जो पार्ट टाइम बॉलर्स का पावर प्ले तो हद तक ठीक है, लेकिन जब के 5 फील्डर दायरे में होते हैं ना, उस वक्त जब अच्छा बैट्समैन खेल रहा होता है ना, उसको रन बचाना मुश्किल हो जाता है। तो राशिद भाई हो ये रहा ना, पास के अंदर भी जब हम एक बॉलर शॉट जाते थे और जब 10 ओवर इस तरह के होते थे कि हमें निकलवाने पड़ते थे, तो वो कई कप्तान कोशिश करते थे बीच में से कि जैसे जिस तरह आप बता रहे हैं विकेट गिरे तो ले आया जाए। लेकिन आजकल की मॉडर्न डे क्रिकेट इस तरह के है, टीम के अंदर क्लियर प्लान होता है कि यार अगर आपके आउट भी हुए ना, और अगर पार्ट टाइम बॉलर आ गया, आपने उनके पीछे जाना है। और आजकल के प्लेयर्स पे इतनी स्ट्रेंथ मौजूद है कि वो पार्ट टाइम लगाओ, जरा सा ऑफलाइन 5 फील्डर जिस तरह अपने खुद का ऊपर होते हैं, तो वो 8-10 का ओवर लगता ही चला जाता है। तो कितने ओवर आप 10-10 के निकलवाएंगे, 8-8 के निकलवाएंगे? ये रिजवान को और मैनेजमेंट को बहुत सोच समझ। अहमद, यहाँ पर आपसे मैं ये भी जानना चाहूंगा, जिस तरह हम बॉलिंग की बात करें, पार्ट टाइम बॉलर्स की बात करें, लेकिन अगर कंपैरिजन करें 2022 T20 वर्ल्ड कप, जिसमें हम पाकिस्तान इंग्लैंड फाइनल में पाकिस्तान पहुंचा था, उस वक्त एक टेरर था, शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह, हारिस रऊफ अपने पीक फॉर्म में थे। लेकिन ये भी हमें जहन में रखना होगा, आज 50 ओवर्स की चैंपियंस ट्रॉफी के लिए हारिस, शाहीन, नसीम शाह उस फॉर्म में नहीं है जो कि आज हम, अगर आज की बात करें, पहले 2022 वाली फॉर्म उनकी अब वो नहीं है। जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, फॉर्म डिप है और इसका बिल्कुल प्रेशर भी होता है प्लेयर के ऊपर। लेकिन अगर इसको आपने पॉजिटिव साइड देखनी है तो वो ये देखें कि यहीं से ये लोग हीरो दोबारा से भी बन सकते हैं। ये इनके पास, मेरे ख्याल से अगर आप मुझे पूछेंगे तो कुछ 4 से 5 लड़कों के पास शायद ये आखिरी आईसीसी का इवेंट है और वो अपनी पूरी जोर लगा देंगे ये इवेंट में अच्छा करने के लिए। तो जो प्लेयर्स जिस तरह आपने बताया कि शाहीन है, नसीम है, बाबर है, रिजवान है, हारिस रऊफ है, ये लोग काफी इवेंट्स खेल चुके हैं और उन पे बहुत ज्यादा तनकीद भी हो चुकी हुई है। और आसपास अभी कोई ऐसा इवेंट भी नहीं आ रहा कि अब वो नारा लगेगा कि नहीं कोई बात नहीं, अगला टूर्नामेंट 6 महीने के बाद है, हमने इसी टीम के साथ जाना है। नहीं, अगले टूर्नामेंट में भी टाइम है। तो मुझे लगता है कि ये एक आखिरी चांस होगा इन सब तमाम सीनियर प्लेयर्स के पास कि ये पाकिस्तान को फतुहात दिलवाएं, चैंपियन बनवाएं
और ना सिर्फ अपने आप का नाम दोबारा से स्टैब्लिश करें बल्कि पूरे पाकिस्तान का जो सर है वो फखर से बुलंद। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। सिक्कू भाई, मैं ये कह रहा था शाहीन नसीम नहीं, उस पीक वाली फॉर्म पे नहीं है, ये हमारे ज़हन में है बात। नहीं देखो, नसीम को जो है वो राशिद ने बताया कि कंधे की तकलीफ है और जो पिछले जो 3 टूर्स गुजरे उसमें ज़्यादा उसने बॉलिंग नहीं की है। हसनैन तो बिल्कुल ही मतलब है कि उसको तो ऐसा लग रहा था उसको तो पसंद ही नहीं करते जिस तरह के उसको मैचेस खिलाए। मैंने सारे डेटा निकाला हुआ है, मगर मेरे हिसाब से मैं एक सवाल करना चाह रहा हूँ दोनों हिसाब से। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि देखिए जो बैटिंग है ना हमारे 6-7 तक तो बिल्कुल वो लड़के हैं जो कंफर्म है, अगर कोई भी दूसरा आ जाए ये तो कंफर्म है, सलमान अली आगा तक। हमने कौन सा लड़का ऐसा है जो बाहर छोड़ दिया है और ये खुशदिल और ये फ़हीम अशरफ को लेकर आए? कौन सा ऑलराउंडर है हमारे पास? आमिर जमाल में वो टप्पड़ ही नहीं है। जिस तरह की उसने बॉलिंग की, जिस तरह की बैटिंग अच्छी कर लेता है मगर वो सेंसिबल नहीं करता। तो उसके अलावा आपके पास भाई फ़हीम अशरफ से तो ज़्यादा रीसेंट क्रिकेट उसने खेली है। नहीं रीसेंट तो खेली है, गायब हो गए। नहीं मगर उसमें वो पोटेंशियल नहीं था ना, अभी जो मेरे पास उसका भी रिकॉर्ड निकाल के। सिक्कू भाई आप सारी बातें ठीक कर रहे हैं, लेकिन एक क्राइटेरिया होता है जब आप आईसीसी के इवेंट की प्लानिंग करते हैं ना। ये सागर इनको पता लग गया था कि उसमें तप्पड़ नहीं है तो पहले से फ़हीम अशरफ को खिला लेना था। बिल्कुल सही। वसीम जूनियर किधर गए? देखो बात सर ये शहजाद, मैं तो हमेशा जब जिम्बाब्वे की सीरीज हो रही थी तो सुनिए ना, मैं जिम्बाब्वे की सीरीज पे यही कह रहा था कि सारे नए को ट्राई कर लो, जिसको ट्राई करना है उसके बाद नहीं। तैयब ताहिर को अगर वर्ल्ड कप के स्क्वाड में रखना था तो खिलाते, 4-4 6-6 बॉलें खेलता रहा जिम्बाब्वे। बिल्कुल अगर आपने उसको खिलाना था तो ऊपर बैटिंग करवानी थी पहले। फिर इरफान खान नियाजी एक जबरदस्त फील्डर है, ठीक है, एक जबरदस्त बैटर है जो मिडिल के अंदर जिसको आप कैरी कर रहे थे, टीम के साथ था। अब एकदम से आपने उसको निकाल के एक नया लड़के को डाल लिया, तो बात सिर्फ इतनी है। और फिर एक स्पिनर आपने को, अगर आपको पता है कि एशिया कप आपने यहाँ पे एशिया के अंदर आपने आईसीसी का इवेंट खेलना है तो आपने अपने स्पिनर्स भी तो डेवलप करने थे। आपने फैसल अकरम को जब ओडीआई खिला रहे थे तो 6-6 7-7 ओवर कराए, आपने उसको 10-10 का पूरा कोटा भी नहीं करवाया। फिर सुफियान मुकीम को आपने रखा, आपने उसको भी निकाल दिया। तो सर कोई क्राइटेरिया, और फिर कौन सी ऐसी टीम है वो मुझे एक इवेंट बता दें कि जिसके बड़े इवेंट में जाने से पहले ओपनर्स ही कंफर्म नहीं है। ठीक है सर, बात इतनी है कि जब बात करने पे हम आएंगे ना, ये इतने ब्लंडर्स इस टीम के अंदर हुए हैं, 4 से 5 सिलेक्शनें ऐसी हैं कि ओपन फोरम में आप आके जिन्होंने सिलेक्ट किए हैं डिबेट करवा दें और अवाम पे छोड़ दें, जैसा फैसला इमाम करे। हम फिर भी दुआ करेंगे, लेकिन ठीक है अहमद, फिर भी नहीं मानेंगे अहमद। टाइम की कमी की वजह से हम इस पर मजीद भी बात करेंगे। अहमद शहजाद हमारे साथ मौजूद थे, राशिद लतीफ़ हमारे साथ मौजूद थे, सिकंदर वक्त हमारे साथ मौजूद थे। आप तीनों के वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।